दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों 1968 में एक फिल्म आई थी, राज कपूर और हेमा मालिनी की, सपनों का सौदागर। लेकिन वो फिल्म 1968 की थी और आज 1968 से 57 साल आगे समय जा चुका है। लेकिन 57 साल बाद बिहार के चंपारण इलाके में, मोतिहारी में जाकर सपनों के सौदागर की तरह इतने बड़े-बड़े सपने दिखाए गए कि वो फिल्म का कथानक अचानक याद आ गया। वाकई सपनों का सौदागर मौजूदा दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जाए तो किसी को कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बड़े-बड़े सपने उन्होंने चंपारण की धरती से दिखाए हैं। एक जमाने में जब 1977 में जीतकर जॉर्ज फर्नांडिस पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, तब मुजफ्फरपुर को मिनी बंबई बना देने की बातें कही थी। तब मुंबई को बंबई कहते थे। लेकिन अब जमाना बंबई से आगे मुंबई तक जा चुका है और जमाना 1968 में राज कपूर की फिल्म से आगे जाकर के मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा चुका है। सपने क्या-क्या दिखाए गए? अगर उन सपनों की बात मैं आज करूं तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि एक नए शहर का नाम मैंने आज सुना है प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से, जयपालगुड़ी। जलपाईगुड़ी तो सुना था, लेकिन प्रधानमंत्री ने सुधार भी लिया है। चलिए, स्लिप ऑफ टंग होता है। लेकिन जो सपने दिखाए, जरा उन सपनों की बात करें तो क्या सपने दिखाए? सपने दिखाए कि मोतिहारी को मुंबई जैसा बनाया जाएगा। 11 साल 1 महीने 11 साल 2 महीने सत्ता में रहने के बाद, जी हाँ, 134 महीने तक सत्ता में रहने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद आया कि मोतिहारी को मुंबई जैसा बनाया जाएगा। पटना को पुणे बनाया जाएगा और गया जी को गुड़गांव बनाया जाएगा, गुरुग्राम बनाया जाएगा और इसके साथ-साथ जलपाईगुड़ी को जयपुर जैसा बनाया जाएगा और पश्चिम बंगाल के ही बीरभूम को बेंगलुरु जैसा बनाया जाएगा। ये सपना कि मोतिहारी को मुंबई बना दिया जाएगा, लोगों के गले नहीं उतरा। मोतिहारी में तो कोई अरब सागर है नहीं, मुंबई कैसे बनेगा? मोतिहारी में कोई फिल्म सिटी है नहीं, मुंबई कैसे बनेगा? मोतिहारी में कोई आर्थिक गतिविधि है नहीं, मुंबई कैसे बनेगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉर्मूला जानते होंगे। पटना पुणे कैसे बनेगा? और गया से अब गया जी बना दिया गया है, तो गया जी गुरुग्राम कैसे बनेगा? इन सब की चर्चा के पहले मुझे तो लगता है कि एक सुझाव दे देना चाहिए कि गया का सम्मान गया जी नाम रख देने से जब हो गया, तो पूरे बिहार के हर शहर का सम्मान और शहर का विकास तो शायद यूं ही हो जाए, जब दरभंगा जी कर दिया जाए, जब मोतिहारी जी कर दिया जाए, जब मुजफ्फरपुर जी कर दिया जाए, जब पूर्णिया जी कर दिया जाए, जब छपरा जी कर दिया जाए। इस तरह से शहरों के नाम रख दिए जाए, तो शायद ज्यादा विकास हो। लेकिन आज प्रधानमंत्री के चंपारण दौरे का मोतिहारी, उस मोतिहारी की सरजमीन पर जहां 11 साल पहले उन्होंने कहा था कि अगली बार मोतिहारी आएंगे, तब मोतिहारी की चीनी मिल से बनी चीनी से चाय बनेगी और वो चाय पिएंगे। चीनी मिल कहाँ है किसी को नहीं पता है, चीनी मिल के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री उसके बाद से 5 बार मोतिहारी आ चुके हैं। हम तो कई बार ऋषि जी के साथ बैठ चुके हैं, तो आज फिर जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ऋषि जी के साथ बैठ रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मंच से बताया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 53वीं बार बिहार आए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मैं, चाहे ये चैनल हो या कोई और चैनल हो, मैं 53 बार से ज्यादा ऋषि जी के साथ बैठ चुका हूं। इस मामले में मैं प्रधानमंत्री जी से आगे हूं, ऋषि जी भी प्रधानमंत्री जी से आगे हैं। इसलिए सम्राट चौधरी जो रिकॉर्ड बताए हैं, वो रिकॉर्ड अपने पास रखें। ऋषि जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। आज जो सपने दिखाए गए, सपनों का सौदागर जिस प्रकार से मोतिहारी की सरजमीन से, मोतिहारी के गांधी मैदान से बातें कर रहे थे, क्या आपको लगता है इन सपनों के झांसे में मोतिहारी के लोग और बिहार के लोग उस परिस्थिति में आ जाएंगे, जब लोग अपनी आंखों देखी देख रहे हैं कि जनरल स्लीपर बोगियों वाली ट्रेन, यानी मजदूर ढोने वाली ट्रेन, बिहार से अलग-अलग हिस्सों में 4 ट्रेनें चलाई गई है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि ट्रेनें चलाई जा रही है कि मोतिहारी से या बिहार से कहीं से ट्रेन ढो के ले जाई जाए। और जितना मुझे समझ में आया, वो यही समझ में आया ऋषि जी, कि आने वाले वक़्त में कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड़गाँव के लिए मजदूर गया जी से ढोए जाएँगे, मुंबई के लिए मजदूर मोतिहारी से ढोए जाएँगे या पुणे के लिए मजदूर पटना से ढोए जाएँगे। क्या कहना चाहते थे प्रधानमंत्री, जरा हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि प्रधानमंत्री जी कहना क्या चाहते थे?
देखिए अभिषेक जी, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में सपना दिखाने का काम इन नेताओं का रहता है, और उस सपना दिखाने में हमारे प्रधानमंत्री का कोई सानी नहीं है। 14 से अब तक मोतिहारी में, खासकर यदि मोतिहारी और चंपारण बेल्ट की बात करें तो 14 में भी वो सपना दिखाए थे, वो सपना फिर 19 में भी दिखाए थे, वो सपना 24 में भी दिखाए थे और 25 में भी दिखा रहे, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ महीनों के अंतराल के बाद, कुछ दिनों के अंतराल के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, और आने वाले दिनों में, ये तो इस साल का छठा दौरा है बिहार का प्रधानमंत्री का, आने वाले दिनों में इस प्रकार के सपने हमारे जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो दिखाएंगे। और सपनों के झांसा में हम लोग आ भी जाते हैं, और इसका परिणाम आपने देखा कि 14 में मोतिहारी और बेतिया से कौन चुन के गए, 19 में मोतिहारी और चंपारण से कौन जीत के गए, 24 में कौन जीत के गए, और जो जीत के गए, जिनको जनता ने मान सम्मान दिया, जिसको जनता ने ताज दिया, जनता के मान सम्मान को कितना ख्याल रखा राधा मोहन सिंह जी ने, चाहे संजय जायसवाल ने, कहने की जरूरत नहीं है। जिस चीनी मिल की बात प्रधानमंत्री 14 में किया, 19 में किया, 24 में किया, वो चीनी मिल कहाँ है, कितने भागों में बेचा गया, कौन कौन खरीदा, कहने की जरूरत नहीं है। और आज प्रधानमंत्री को जरूर कहना चाहिए था कि उस चीनी मिल का क्या हुआ, उस चीनी का क्या हुआ, जिस चीनी के मिठास को प्रधानमंत्री अनुभव करना चाह रहे थे चाय के माध्यम से। न वो मिल है, न चीनी है, न चाय है। समझ रहे हैं अभिषेक जी? तो ये इन नेताओं का काम है, सपनों का ये सौदागर है। और मैं तो ये कहूंगा, क्या ये सपने अपने होंगे? खासकर चंपारण बेल्ट के लोगों से मेरा सवाल है कि जो ये नेता आपको सपना दिखा रहे हैं, और देखिए एक विडंबना, देखिए जो सपना दिखा रहे हैं, जो अपने आप को सेवक कहते हैं, वो मंच पे हैं, बड़े बड़े महंगे कपड़े, बड़े बड़े वो कॉस्टली, क्या कहते हैं, महंगे कॉस्टली मफलर, वो एसी, वो कूलर, और गर्मी में जनता उस पेपर के सहारे गर्मी को झेलते हुए इनके सपनों को सुन रहे थे। 14 में भी सुना, 19 में भी सुना, और 24 में भी सुना, 25 में भी सुन रहे हैं, और आगे भी सुनते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि सपने दिखाएं, लेकिन सपने को धरातल पे भी उतारें। नहीं, हम ये जानना चाहते हैं ऋषि जी, जैसे मेरी मतलब कम से कम मैं अर्थशास्त्र का छात्र रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए हम जानना चाहते हैं ऋषि जी आपसे, मोतिहारी को मुंबई बनाया जाएगा, मुंबई की तरह बनाया जाएगा, शाहरुख खान का मन्नत कहाँ बनेगा, बैंड स्टैंड कहाँ बनेगा, मोती झील के सामने? या फिर आप ये बताइए कि फिर वहां से वो फिल्म सिटी कैसे आएगी? दलाल स्ट्रीट को लाने की जरूरत मैं नहीं महसूस करता, क्योंकि मोतिहारी में या बिहार के किसी भी शहर में रजिस्ट्री ऑफिस चले जाइए और सीओ ऑफिस चले जाइए, दलाल स्ट्रीट हर जगह, वहां उसकी कमी नहीं है। तो दलाल स्ट्रीट को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मामले में प्रधानमंत्री का आकलन सही हो सकता है। लेकिन कहाँ बनेगी फिल्म सिटी मोतिहारी में, ये बताइए? कहाँ बनेगा वो मैनचेस्टर जो कपड़ा की फैक्ट्रियां थी? कहाँ बनेगा वो आरे का जंगल? कहाँ बनेगा पोवई का आईआईटी? भाई मोतिहारी को अगर आप मुंबई बनाएंगे तो ये सब चीजें बनानी होगी, तभी तो बनाएंगे। अब बना रहे हैं मुंबई, गया को गुड़गांव बना रहे हैं। गुड़गांव में देखिए डीएलएफ का पूरा शहर है, वहां डीएलएफ है, वहां जीतन राम मांझी है। अब बताइए कहाँ डीएलएफ, कहाँ जीतन राम मांझी जी? अब दोनों ही परिस्थितियों में मांझी जी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ला रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं गया जी को गुरुग्राम बनाया जाएगा, पटना को पुणे बनाया जाएगा। कैसे पुणे बनेगा? कोई ब्लूप्रिंट उन्होंने दिया नहीं, बस एक शोशाबाजी करके चले गए, जिसको बिहार की भाषा में लंबी लंबी छोड़ने को कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में शोशाबाजी करना। तो वो करके चले गए बिहार, और ट्रेनें दी है कौन सी? मजदूर ढोने वाली। तो मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर ये बनेगा क्या? कहीं खिचड़ी तो नहीं बन जाएगा मोतिहारी? नहीं, देखिए अभिषेक जी, ये तो बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान से कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। इस प्रकार का बयान यदि पूर्व में प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया कि हम बिहार से ये ट्रेन शुरू कर रहे हैं ताकि हमारे श्रमजीवी भाई जो है आराम से जा सके। प्रधानमंत्री को तो ये कहना चाहिए कि हम इतना उद्योग लगा देंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े पैकेज की बात कर रहे थे कि 14 से अब तक इन जो पैकेज बिहार को दिया गया है, तो उस पैकेज का तुलना गुजरात से कर लीजिए।
गुजरात को आपने क्या दिया है, बिहार को क्या दिया है, 25 सांसद वाले राज्य को क्या दिया है, और 40 प्लस झारखंड को मिला दे तो 54 सांसदों वाले बिहार झारखंड को आपने क्या दिया है। तो हुकूमत सांसद मेरे या हुकूमत गुजरातियों का। उद्योगपति बनेंगे गुजराती या मजदूर बनेंगे बिहारी। ये नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी। वोट चाहिए बिहारियों का और राज करेगा गुजराती। आपको मैं सैल्यूट तब करता जब आप कहते हैं कि हमारे बिहार के श्रमजीवियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां उद्योग लगाने जा रहा हूं। आपको अपने घर में उद्योग मिलने जा रहा है, आपको अपने घर में जॉब और नौकरी मिलने जा रहा है, आपको अपने माँ बाप बाल बच्चा भाई बहन को छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर में रहिए, नौकरी कीजिए और खुशहाल रहिए। ये तो बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान पे तमाचा है कि ये कोई नेता आके बिहार में आके कहता है कि आपके लिए हम श्रमजीवी भाइयों के लिए, मजदूर भाइयों के लिए ट्रेनें लगा देंगे, आपको जाने में दिक्कत नहीं होगा। कौन सी ट्रेनें? वो जनरल बोगी वाले ट्रेनें जहां बाथरूम में बैठ के हमारे श्रमजीवी भाई गुजरात, मुंबई और बेंगलोर कहां जाते हैं। हमारे नेताओं को तो शर्म आनी चाहिए। अब 20 सालों से आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं बिहार को ये बनाएंगे, फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। अभी तक बना दिए रहते। कितने साल लेंगे? 100-150 साल लेंगे, 500 साल लेंगे, 700 साल लेंगे, ये 1000 बरस लेंगे बिहार को डेवलप करने के लिए। मैं सभी पार्टियों को कहता हूं जो अभी तक बिहार में शासन किए हैं, जिसको जनता ने मैंडेट दिया है, जिसको जनता ने ताज दिया है। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? मोतिहारी को बॉम्बे बना देंगे। अरे बना देंगे, गे मत लगाइए प्लीज, गे मत लगाइए, फ्यूचर टेंस में बात मत कीजिए। हैं 14 से आप प्रधानमंत्री हैं और उससे पहले से बीजेपी जेडीयू की सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? और मैं तो नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं, पुलिस को गाली देना बहुत आसान है अभिषेक जी। हमारे जो बहादुर पुलिस हैं, जो 24 घंटा काम करते हैं, अपने परिवार, अपने परिजन, अपने बाल बच्चा से दूर होके काम कर रहे हैं 24 घंटा, उनको गाली देना आसान है। आप देखिए बिहार में पुलिस और जनसंख्या, पॉपुलेशन का क्या रेशियो है? 1 लाख पे 81 पुलिस है, जो जनरल एवरेज नेशनल एवरेज 155 है, उससे भी कम है। और आप चाहते हैं क्या कि पुलिस अधिकारी पूरा लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दे? बड़े बड़े वीआईपी, और आज ही देखिए कितने पुलिसकर्मियों को लगाया गया होगा प्रधानमंत्री के रैली में, कितने सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। और खबर यह भी है कि मोतिहारी में तमाम स्कूलें बंद कर दिया गया था। तमाम जो सरकार के जो रिसोर्सेज हैं, तमाम सरकारी रिसोर्सेज हैं, उनको ये जिम्मेवारी दे दी गई थी कि भीड़ जुटाना है जी। ये कौन सा नाटक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये कौन सा आप ऋषि जी, मैंने स्थानीय लोगों से पता किया, ऋषि जी मैंने स्थानीय लोगों से पता किया, जितनी उम्मीद थी भीड़ उसकी आधी थी। और भीड़ आधी होने का कारण मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि देखिए भीड़ तो आती है मुर्गा भात पर, सावन का महीना चल रहा है, ज्यादातर लोग उस वजह से नहीं आए हैं, शाकाहारी लोग आ गए हैं। अरे भाई सावन में ही मटन पार्टी होता है। मैंने प्रधानमंत्री का बयान देखा है, जब नवरात्रा से पहले तेजस्वी और मुकेश सहनी मछली खा रहे थे, उस फुटेज का किस प्रकार से इस्तेमाल करके, गलत ढंग से इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए नवरात्रा में मछली खाते हैं। कल इनके एक दुलारे मंत्री मटन पार्टी दिया था सावन में, जबकि तेजस्वी यादव नवरात्रा से 2 दिन पहले मछली खा रहे थे। ऋषि जी आज तो बोलना चाहिए, आज तो बोलना चाहिए था। ऋषि जी, जिन दुलारे मंत्री ने मटन पार्टी दी है, 2 साल पहले भी वो मटन पार्टी दिए थे, तो आज के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, वो उस वक्त विपक्ष के नेता थे विधानसभा में, तब क्या बोले थे, आज क्यों चुप है? बताइए जरा दर्शकों को क्या बोले थे। क्या बोले थे? आपको भी जानकारी है कि वो कहे थे कि लखीसराय, बेगूसराय के आसपास के तमाम कुत्ते गायब हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कल परसों जो मटन पार्टी हुआ है, उसके बाद कितने कुत्ते हैं या गायब हो गए, बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी। नहीं तो प्रधानमंत्री का दौरा था, कुत्ता की गिनती नहीं की। मैं एक बात कह देता हूं, कौन क्या खाएगा, कब खाएगा, ये हर एक व्यक्ति का निजी मामला है।
लेकिन जिस प्रकार से इसका राजनीतिक प्रयोग किया जाता है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वो सही नहीं है। इसलिए मैंने सवाल किया है कि आज प्रधानमंत्री के बगल में लल्लन सिंह बैठे थे, कम से कम कान में ही फुसफुसा देते कि मटन पार्टी सावन में करने की क्या जरूरत थी। ये हम कैसे भी कांग्रेसियों को, राजद वाले को घेरेंगे, कैसे हिंदू मुस्लिम का गेम खेलेंगे, ये तो कम से कम प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए था। तो एक चीज और बोले हैं, जैसे रोजगार गुरुग्राम में मिलते हैं, गुड़गांव में, वैसे ही रोजगार गया जी में मिलेंगे। अब बताइए, गुड़गांव सॉफ्टवेयर आईटी सिटी है, गया में लोग पिंडदान करने जाते हैं, तो क्या मोदी जी वहां भारत के आईटी सेक्टर का पिंडदान कराएंगे या वाकई गया में आईटी सेक्टर बिठाया जाएगा? क्या कहना चाहते हैं मोदी जी? देखिए अभिषेक जी, एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ आईटी पार्क लगे। अरे आपने ही एक रिपोर्ट दिखाया था, हम लोगों ने इस पे हुआ है, आज ही मोतिहारी डिस्कशन किया था, दरभंगा में छोटा सा आईटी पार्क जिसमें 200-400 लोगों के बैठने का जुगाड़ होगा। मतलब अरे भैया कॉल सेंटर नहीं चाहिए हमको, भैया हमको कॉल सेंटर नहीं चाहिए, हमको आईटी हब चाहिए, आईटी पार्क चाहिए, जैसे बेंगलोर में, हैदराबाद में, जैसे पुणे में है। सवाल अभिषेक जी, आपने ही रिपोर्ट में दिखाया था कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी आईटी प्रोफेशनल हैं जो भारत के हैं, उसमें हर एक 3 में से एक जो आईटी प्रोफेशनल है वो बिहार के हैं। तो हम बाहर जाके अपने प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं, तो क्या बिहार में रह के अपने प्रतिभा का योगदान अपने राज्य के इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं दे सकते? ये सवाल हमारे तमाम नेताओं से है, तेजस्वी यादव से है, राजेश राम से है, प्रधानमंत्री से है, नीतीश कुमार जी से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, सम्राट चौधरी से है। और दुर्भाग्य तो भाजपा के लिए ये है, आज पीठ थपथपा रहे थे सम्राट चौधरी का, मुझे तो हंसी आती है, दया आता है भाजपा पे कि इतने बड़े पार्टी जो कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन वाली पार्टी है, कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, उनको अपना एक भी कार्यकर्ता नहीं मिला जो 90 के दशकों में पार्टी के लिए लाठी खाया, पार्टी के लिए पसीने बहाए, खून पसीने एक कर दिए। आज वो तमाम नेता दरकिनार हैं और राजद और तमाम पार्टियों में रहे। सम्राट चौधरी आज सबसे ज्यादा सुशोभित है मंच पे, सबसे ज्यादा रथ यात्रा, जो कारनुमा रथ यात्रा, उसमें सबसे बगल में, प्रधानमंत्री के बगल में सुशोभित होते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहाँ है पुराने नेता जो आप कह रहे हैं कि उस समय जंगल राज था और जंगल राज में वो संघर्ष कर रहे थे, खून पसीना एक कर रहे थे? कहाँ है रामेश्वर चौरसिया? कहाँ है पुराने नेता लोग? कहाँ है? आप बता दीजिए ना, एक भी पुराने नेता बता दीजिए ना। कहाँ है शत्रुघ्न सिन्हा? कहाँ है? मतलब जो उस समय जब पार्टी कुछ नहीं था तो उन्होंने सब कुछ अब पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। और जब सत्ता की बारी आई, जब शासन की बात आई, तो राजद से आई मतलब लाए हुए, भाड़े पर लाए हुए नेता को आप पार्टी का आपका चेहरा है। नहीं ठीक है, लेकिन ऋषि जी एक चीज बताइए, आज बहुत सम्मान दिया नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को, 3 बार मैंने सुना उन्होंने कहा श्रद्धेय नरेंद्र, खड़ा होने के लिए बोले, नहीं खड़ा होने के लिए भी बोले, हाँ श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी। भीड़ को भी कहा, बोले कि खड़ा हो जाओ सब, नमन करो, नमन भी किया, श्रद्धेय भी बोले। लेकिन आज भी नीतीश कुमार का नाम 25 से 30 फिर से नीतीश या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये ऐलान नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है। आज 18 जुलाई है, 72 घंटे बाद विधानसभा का सत्र शुरू होना है, संसद का सत्र भी 72 घंटे बाद शुरू हो जाना है। क्या आपको लगता है अब नीतीश कुमार ने एक तरह से जो झुकाने की कोशिशें की है, अब उसके बाद वो सीट पर फोकस करेंगे, या नीतीश कुमार अपने कोर वोटरों को कहीं ना कहीं नॉन जेडीयू वाली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बजाय वो कांग्रेस, जनसुराज या राजद में शिफ्ट करने की दिशा में अंदर खाने वही खेल खेलने जा रहे हैं जो खेल पिछली बार चिराग मॉडल के तहत बीजेपी ने खेला था? आज बड़ी उम्मीद थी। देखिए चुनाव में खासकर बिहार जैसे राज्यों में नैरेटिव का बड़ा फर्क पड़ता है, लीडरशिप और जो फेस का जो है बड़ा फर्क पड़ता है। और उम्मीद था कि आज कम से कम जो चंपारण की धरती पे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेते हुए दिखेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जो अप्रोच पहले था, विगत 5 रैलियों में जो अप्रोच था, वही अप्रोच कहीं ना कहीं मुझे लगा। यदि नीतीश कुमार का पीठ थपथपाए तो उससे कम उन्होंने सम्राट चौधरी के लिए नहीं कहा। सम्राट चौधरी की भी प्रशंसा करते हुए नीतीश को नरेंद्र मोदी
करते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं नीतीश के पैरेलल में सम्राट चौधरी को खड़ा करने का प्रयास मोदी जी करते हुए दिखे। सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के इन शर्तों पे जेडीयू तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? क्योंकि देखिए, यदि यही अब 2020 में ऐसी स्थिति होती तो जेडीयू के नेताओं का क्या रिएक्शन था? 15 में तो हालांकि ये लोग लड़े नहीं, 10 में या 5 में देखिए ऐसा स्थिति होता तो जेडीयू नेताओं का क्या रिएक्शन होता? सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार फेस होंगे या नहीं होंगे, उसको लेकर संशय बना हुआ है। अमित शाह का लगातार बयान आना और उसके बावजूद जेडीयू के नेताओं का उस प्रकार से रिएक्शन नहीं आना, खासकर जो 4-5 नेता हैं जी। या तो दो बातें हो सकती है, विधानसभा का सत्र के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा डिसीजन ले, लेकिन जो आज का बॉडी लैंग्वेज लग रहा है उससे मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक समर्पण कर चुके हैं नरेंद्र मोदी के सामने में। हालांकि नीतीश कुमार को समझना आसान नहीं है, जो समर्पण करते हुए दिखते हैं उसके 1-2 दिन बाद कुछ और निर्णय ले लेते हैं, तो उनको रीड करना उतना आसान नहीं है, या बिटवीन द टेबल कुछ समझौता हो चुका है। जी, एक चीज बड़ी अजीब लगी आज मोतिहारी में। देखिए, वहां मंच पर जितने लोग मौजूद थे, जहां तक मैं समझता हूं सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, धीर गंभीर और विद्वान राजनेता आरिफ राफ थे, राज्यपाल। उप मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ है प्रधानमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ है और प्रधानमंत्री का, 3 ही लोगों का संबोधन हुआ है। लेकिन जो प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री के बाद ठीक नीचे, यानी मंच पर जो भी लोग मौजूद थे, उनका प्रोटोकॉल नीतीश कुमार से भी ऊपर था, उनका कोई संबोधन नहीं हुआ है। नहीं, राज्यपाल संवैधानिक पद है। इस संवैधानिक पद पर लोग जब मंच पे होते हैं तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं, कोई दल की रैली तो थी नहीं, तो दल की रैली होती तो जाते भी नहीं। राज्यपाल को यदि प्रधानमंत्री इस प्रकार से संबोधित कर रहे थे, आजकल तो फैशन बन गया सरकारी कार्यक्रम को गठबंधन या पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम कर देना। उद्घाटन करने आए थे, नो डाउट प्रधानमंत्री उद्घाटन करने आए थे, कांग्रेस और राजद को कोस रहे थे, उद्घाटन करने आए थे, कांग्रेस और राजद को कोस रहे थे। तो नैतिकता तो यही कहता है, जैसे ही प्रधानमंत्री ने किसी पॉलिटिकल पार्टी पे वार करना शुरू किया, राज्यपाल को चले जाना चाहिए। लेकिन अब वो नैतिकता या वो चीज इन लोगों में मतलब जो भी है बचा नहीं है। सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन आजकल तो फैशन बन गया है सरकार के सरकारी खर्चे पे, मतलब ये जो कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार। तो वही सरकारी कार्यक्रम में सरकार का जो रिसोर्स लगता है, पैसा लगता है, और उसके बहाने आप पब्लिक मीटिंग भी कर लेते हैं। ऋषि जी, आखिरी सवाल पर राज्यपाल साहब को ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि पॉलिटिकल, यदि सरकारी कार्यक्रम पॉलिटिकल कार्यक्रम में चेंज हो जाए तो संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को उस मंच पे नहीं होना चाहिए। जी ऋषि जी, हम आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने बिहार के और चंपारण के स्वाभिमान की एक तरह से खिल्ली उड़ाने का काम किया है प्रधानमंत्री ने, जिस ढंग से ट्रेन दे रहे हैं मजदूर ढोने वाला, और कह रहे हैं कि बिहार में मुंबई बनेगा और गुरुग्राम बनेगा और बेंगलुरु बनेगा, फलाना बनेगा, पुणे बनेगा, जो बनेगा क्या बनाया क्यों नहीं, बनाए क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने बनाए क्यों नहीं? सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में विगत 15-20 दिनों में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, अभिषेक जी, प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा? हालांकि चिराग पासवान मुंह फुलाए हुए थे, बगल में बैठे हुए थे, ललन सिंह के बगल में चिराग पासवान मुंह फुलाए हुए थे जी। तो सवाल ये उठता है कि जब जो चीज घट रहा है, आप एक तरफ जंगल राज की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में क्या कहा जाए कि बिहार में मंगल राज है या जंगल राज है? जिस प्रकार से कल जो घटना हुई है, पारस हॉस्पिटल जो पटना के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में माना जाता है, लेकिन मैं नहीं मानता उनको प्रतिष्ठित, कई ऐसे पूर्व घटना हो चुके हैं। बिहार में तो आप लालू राबड़ी कार्यकाल में भी ऐसी घटना नहीं देखे होंगे कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपराधी घुस के जाते हैं और काम तमाम करके चले आते हैं, काम तमाम करके चले आते हैं, उसके बाद वो फुटेज बनाता है, वो अपराधी मारने के बाद अभिषेक जी फुटेज बनाता है, हथियार लहराते हुए भागते हुए उसका फुटेज है। जी नहीं, आप जो कह रहे हैं ऋषि जी, हम इसी पर आखिरी सवाल पर आ रहे हैं। सवाल दरअसल ये है कि जिस ढंग से आज बिहार के स्वाभिमान की खिल्ली उड़ाई गई, मैं तो कहता हूं खिल्ली उड़ाई गई, उसके बाद बिहार चुनाव में कम से कम एनडीए का तो मुझे नहीं पता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
जो वैसे ही बहुत गहरे दबाव में है इस बिहार चुनाव को लेकर। एक तरफ प्रधानमंत्री के ऊपर 75 प्लस वाला एक दबाव बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ बिहार में भारतीय जनता पार्टी उधार के सारथियों के साथ चल रही है, तीसरी तरफ नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के सवाल है, उनके पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर के कितना सवाल है, लोकसभा में वो झुठला चुके हैं। विधानसभा में क्या होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उम्मीद है कि लोकसभा की तरफ से नतीजे आ भी सकते हैं, कोई नहीं जानता। सवाल ये है कि इस हालात में भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जनता के बीच जो एक राबता कायम करने की कोशिश में प्रधानमंत्री आए थे, क्या लगता है आज के बाद जिस ढंग से खिल्ली उड़ाने जैसा माहौल था वहां पर बिहार को लेकर के, क्या उसके बाद की परिस्थितियों में आपको दिखाई देता है कि कुछ भारतीय जनता अब पार्टी के लिए चुनावी रूप से पॉजिटिव होगा? देखिए, अब अभी तक मेरा मानना है कि चुनाव सेट नहीं हुआ है, किसी के पक्ष में माहौल नहीं है। जी, मैं यदि ईमानदारी से कहूं तो किसी के पक्ष में माहौल नहीं दिख किसी रहा के है, पक्ष में नहीं है। हाँ। बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं है। ठीक है, नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीमार हैं, ये है, दिस दैट। आज मंच पे तो मुझे नहीं लगा जिस प्रकार से वो भाषण दे रहे थे, जिस प्रकार से वो बॉडी लैंग्वेज दोनों नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बात करते हुए दिखे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि एक से एक जो लोकलुभावन घोषणाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि चुनाव के बाद करेंगे। जो 125 यूनिट वाली कल जो घोषणा हुई है कि हर एक परिवार को 125 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। हालांकि नीतीश कुमार फ्री बीज के विरोधी रहे हैं। आ गया ऋषि जी, एक वीडियो है, कॉपीराइट का मामला हम दिखा नहीं सकते। मोदी की रैली में लोग 500 रुपए लेके आए। तो खैर ये हर रैली में होता है आमतौर पर, ये हर रैली में होता है, हर पार्टी। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन्हीं के हर पार्टी की जब रैली होती है तमाम तरह के संसाधनों के माध्यम से भीड़ को जुटाया जाता है। सरकार में है तो सरकारी तंत्र को लगाया जाता है, सरकार में नहीं है तो पैसा तंत्र, बाहुबल तंत्र, तमाम तरह के तंत्र, भोजन तंत्र, डांस तंत्र, तरह तरह के कलाकारों को बुलाया जाता है लोगों को रात में लुभाने के लिए। तो तमाम तंत्र लगाए जाते हैं। सवाल ये है कि 125 यूनिट बिजली जो दी जाएगी प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक घर को, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लोगों को अट्रैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण, जो पेंशन, वृद्धा पेंशन है 400 से 1100 उन्होंने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना, अभी भी मानना है, मैंने लोकसभा चुनाव में भी आपको कहा था, आप भी इस बात से सहमत थे कि नीतीश कुमार का जो वोट बेस वोट है वो अभी भी बरकरार है। उसमें कुछ परसेंट इधर उधर हुआ होगा तो नहीं कहा जा सकता है। सवाल ये उठता है कि इस चुनाव जो अभी किसी के फेवर में नहीं है, आने वाले दिनों में किसके पक्ष में झुकता है। और एक नए पॉलिटिकल पार्टी का उदय हो रहा है, वो है प्रशांत किशोर। जन स्वराज किसको कितना नुकसान पहुंचाते हैं, किस प्रकार से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सामाजिक समीकरण किस प्रकार से ख्याल रखते हैं, तो ये तमाम चीजें चुनावी फिजा को बदलने का कारण होगा। अभिषेक जी, आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है, किस प्रकार से जेडीयू निर्णय लेती है, बीजेपी जेडीयू का किस प्रकार से सीटों का बंटवारा होता है, फिर चिराग पासवान का क्या रुख होता है, इन चीजों पे निर्भर करेगा। मुकेश सहनी किधर रहते हैं, ये भी एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो ये सब चीजें हैं, देखिए क्या होता है जी। चलिए अब देखते हैं कि बिहार में होता क्या है। लेकिन फिलहाल जो हुआ आज, जिस ढंग से मोतिहारी में लंबे लंबे सपने प्रधानमंत्री ने दिखाए, उन सपनों को देखने के बाद इतना तो तय है कि राजनीतिक तौर पर बिहार जो जागरूक राज्य है, वो जागरूक राज्य में अब जिस भाषा में आमतौर पर लोग सड़क पर बातें करते हैं, पान दुकान, चाय दुकान पर, मैं उस भाषा में यहाँ बात नहीं करूंगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म अगर आप लोगों ने देखी होगी तो किस तरह से मनोज वाजपेयी ने स्थानीयता का प्रयोग किया है भाषा में, और उस स्थानीय भाषा में जिस प्रकार से आज सपनों को लोग चौक चौराहे पर आज शाम में या प्रधानमंत्री के दौरे के बाद 4 बजे के बाद जब लोग घरों से निकलेंगे तब कैसे चर्चा करेंगे, ये भी जानना सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी जो सपने दिखाए गए हैं, अब लोगों को इस आज के बाद तो जरूर दिखाई देगा कि वाकई हकीकत कुछ है, फसाना कुछ है। सपने भी दिखाए जाते हैं तो थोड़ा बच बचा के दिखाए जाते हैं। बिहार में ही मुंबई बनेगा, बिहार में ही गुड़गांव बनेगा, बिहार में ही पुणे बनेगा, सारी बातें कर दी गई। और बिहार के पड़ोस में बेंगलोर बनेगा बंगाल में, और बिहार के पड़ोस में ही जयपालगुड़ी,
नहीं जलपाईगुड़ी, वहां पर जयपुर बनेगा, सब कुछ बिहार में ही बनेगा। लेकिन देखिए यहाँ भी प्रधानमंत्री का स्वार्थ सामने आ गया। कहीं उन्होंने नहीं कहा कि सूरत बनेगा, अहमदाबाद बनेगा, गुजरात का रेप्लिका दूसरी जगह कहीं नहीं बनेगा। यहाँ लोगों ने साफ साफ देखा कि भाई कहीं नहीं कहा कि सूरत या अहमदाबाद बनेगा। ऋषि जी संक्षेप में इस पर एक टिप्पणी कर दीजिए, एक बार भी नहीं कहा है। वो मैं सवाल वही है ना, मैं तो 14 करोड़ बिहार वासियों से सवाल करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो सपना दिखाया है ये आपके मान सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाते हुए दिख रहे हैं। बनेगा बनेगा भाई, आप 14 कम से कम 10 सालों से अधिक से आप केंद्र में सत्ता में हैं। आपके पार्टी और जेडीयू का गठबंधन सरकार करीब 20 सालों से है, यदि बीच में 1-2 सालों का कार्यकाल छोड़ दे तो। अब फिर भी करेंगे, बनेगा, ये होगा, ये करेंगे, ये शोभा नहीं देता है प्रधानमंत्री जी आपको। ठीक है, बिजली, सड़क, और सड़क का भी स्थिति अब पहले वाली नहीं है जी। खैर देखिए सिर्फ सड़क बिजली से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि सड़क बिजली से काम नहीं चलेगा। जो सपने आज दिखाए गए हैं उनका 25% भी कम से कम पूरा करके लोगों को दिखाना होगा। लेकिन मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि न बिहार में कोई मुंबई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं और न ही मोदी जी कोई पुणे बनाने जा रहे हैं, न ही कोई गुड़गांव बनाने जा रहे हैं। ये सब फालतू की बकवास मुझे दिखाई दे रही है। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने तो एक चैनल ही बना लिया है फालतू बात करने के लिए, लेकिन हम इसी चैनल पर ये फालतू बात कर रहे हैं कि ये सब फालतू की बकवास है, कुछ नहीं होना है। क्योंकि तो इससे पहले शुरू एबीसीडी सीखे नहीं और सीधे सीधे जा करके कहा जा रहा है कि नेस्फील्ड का ग्रामर पढ़ा दो, एबीसीडी भले नहीं आती हो। तो वही सपने आज दिखाए गए। देखते जाइए, सपनों के सौदागर बिहार की धरती पर आए हैं। तो सपने अभी तो आज शुरुआत हुई है, जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे किसी दिन ये ना कह दिया जाए कि बिहार में सिलिकॉन वैली बना दी जाएगी, बिहार में न्यूयॉर्क बना दिया जाएगा, बिहार में लंदन बना दिया जाएगा, ये बिहार में बर्लिन बना दिया जाएगा, बिहार में टोक्यो बना दिया जाएगा, बिहार में शंघाई बना दिया जाएगा। मुंबई वगैरह आज आपने सुन लिया, आगे आप सुनेंगे चुनाव तक कि ये सब भी बिहार में बना दिए जाएंगे। तो इंतजार कीजिए, सुनते रहिए, सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनते रहिए। जब जवानी जमा खर्च, सपनों का मजा लेते रहिए। ऋषि जी भी पहले से ही ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, ग्रीन सदरी में आज पहुंच गए हैं कि प्रधानमंत्री के कम से कम हकीकत का नहीं तो सपनों को तो ग्रीन सिग्नल दिया ही जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, आज आपने बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया। नमस्कार।